सबसे पहले समझते हैं ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टोर करता है एंड जब वो मेमोरी एक्टिव होता है तब उसके साथ ब्रेन कैसे इमोशन को जोड़ता है। अगर हम ये लॉजिक को समझ गए तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या हम फोर्सफुली कुछ भूल सकते हैं। ब्रेकअप के बाद एक्चुअली सिर्फ दो मेजर प्रॉब्लम्स होती है। पहली ओवरथिंकिंग, दूसरी लॉनलीनेस। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि मुझे तो गिल्ट भी होता है, रिग्रेट भी, इमोशनल ब्रेकडाउन भी। सपोज तुम्हारे माइंड में एक थॉट आया, वो अभी क्या कर रही होगी, बस यही से लूप स्टार्ट होता है। शायद वो अभी कॉलेज में हो सकता है उसको कोई और मिल गया हो, उसने तो बोला था कि मेरे बिना जी नहीं सकती, अब उसका डीपी किसी और के लिए होता है। मे बी शी इज ऑलरेडी मूव ऑन एंड द लिस्ट कीप्स गोइंग ऑन। ये वीडियो का पीडीएफ नोट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर देना हिंट, यू विल गेट दी नोट्स। ब्रेकअप के बाद सब लोग एक ही बात बोलते हैं, भूल जा उसे, आगे बढ़। क्या वाकई में भूलना कोई सोल्यूशन है? क्या सच में हम दिमाग से किसी को मिटा सकते हैं? अगर नहीं तो एक राइट अप्रोच क्या होना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने की? मैं हूं अनिर्बान, स्वागत है आपका ग्रो विद हनी में। यहाँ मेरा मोटिव है इस जनरेशन को सही डायरेक्शन देना, चाहे बात हो कैरियर की, रिलेशनशिप की या लाइफ के चैलेंजेस की। सबसे पहले समझते हैं ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टोर करता है एंड जब वो मेमोरी एक्टिव होता है तब उसके साथ ब्रेन कैसे इमोशन को जोड़ता है। अगर हम ये लॉजिक को समझ गए तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या हम फोर्सफुली कुछ भूल सकते हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन के बीचों बीच एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमिगडाला, जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। जब कोई मेमोरी इमोशनली स्ट्रांग होता है, जैसे कि एक साल बिताए हुए पल, प्रॉमिसेस, इंटीमेसी, तो वो हिपोकैम्पस यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फ्यूचर में जब भी कोई गाना या कोई मूवी या कोई भी बात से वो मेमोरी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि तुम अभी फिर से उन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, फिर से रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए एमिगडाला उस मेमोरी के साथ पेन इमोशन को जोड़ देता है। यही रीजन है तुम्हारे बैड फील करने का, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। दिस इज हाउ योर ब्रेन इज बायोलॉजिकली डिजाइंड टू वर्क एंड दैट इज कंप्लीटली नेचुरल। जो भी मोमेंट्स हिपोकैम्पस में स्टोर होता है वो सभी मोमेंट्स को ब्रेन एक लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करके रखता है। देयरफॉर किसी को भुला देना प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। टाइम के साथ साथ वो मेमोरीज का इंटेंसिटी फीका तो हो सकता है बट कंप्लीटली इरेज नहीं हो सकता, और किसी भी तरीके से वो फिर से ट्रिगर हो सकता है। ये बस एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो सोसाइटी हम पे डालती है कि भूल जाओ, मूव ऑन कर जाओ, एक्सेट्रा। अब हमारे पास क्लैरिटी है कि हम उस इंसान को, उन यादों को भुला नहीं सकते, तो अब हमें इसके आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, इसका आगे का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहले एक बात को समझो, चाहे गलती किसी की भी थी, मैटर ये नहीं करता, चाहे सेकंड पर्सन की चाहे तुम्हारी, लेकिन तुमने ट्राई किया सब कुछ ठीक करने का, मनाने की कोई कदर नहीं छोड़ी, टेक्स्ट किया, मैसेज किया, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट तक तोड़ दिया उसके लिए, सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए। अगर इसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है मेरे दोस्त। सच ये है कि सामने वाले इंसान को कोई कदर ही नहीं थी उस कनेक्शन की, उस रिलेशनशिप की। जो कुछ भी था अब वो नहीं है, और तुम्हें इसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। बस इतना कहना है खुद से, अब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, जो कुछ भी था अब नहीं है। नो मोर व्हाट इफ्स, नो मोर मेबीज। अपने दिमाग में किसी भी इवेंट को चेंज करने की कोशिश ही मत करो। अगर मैं वो बात नहीं बोली होती, अगर मैं उस दिन उससे मिल लेता, अगर मैं थोड़ा और वेट कर लिया होता, भाई ये अगर मगर से सिर्फ तुम्हारा अंदर की गिल्ट भरेगा। अब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये सोच लेगा कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कुछ भी था, तुमने तुम्हारा 100% दिया, इतना दिया कि अब खुद के पास कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अब बस अब एक्सेप्ट करो एज इट इज, जो है जैसा भी है। ब्रेन में कुछ भी चेंज करने का, डिलीट करने का ट्राई ही मत करो। तुम्हारा ब्रेन तुमको कन्विंस करने का पूरा कोशिश करेगा कि एक लास्ट कॉल, एक लास्ट टेक्स्ट, एक बार फिर से समझाते हैं, अगर सब कुछ ठीक हो जाए। ये तुम्हें तुम्हारा खिलाफ खड़ा कर देगा और सिचुएशन और भी बिगड़ता ही चला जाएगा। इसीलिए तुम्हें फर्स्ट स्टेप में एक्सेप्ट करना है। जब तुम कुछ एक्सेप्ट करते हो उसके बाद से ही तुम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो कि एक आदमी है जो ट्रेन छूटने के बाद भी प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है। उसको लगता है कि शायद ट्रेन रुक जाए, शायद एक और चांस मिल जाए, लेकिन वो ट्रेन जा चुका है भाई। अब उसके पास दो ऑप्शन है। एक, कि वो प्लेटफॉर्म पे बैठा रहे, रिग्रेट करता रहे कि अगर मैं 10 मिनट पहले आ गया होता। दूसरा, एक्सेप्ट करे कि ट्रेन चली गई है, अब दूसरा ट्रेन पकड़ना है। एक्सेप्टेंस वही टर्निंग पॉइंट है जहाँ से जिंदगी दोबारा स्टार्ट होता है। अभी हमारे पास दो चीज़ों का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट, हमें एक्सेप्ट करना है करेक्ट रियलिटी को। सेकेंड, ब्रेन में किसी इवेंट को फोर्सफुली चेंज नहीं करना है। तो ओवरऑल बात यही है, बिना अपने ब्रेन से फाइट किए करेक्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करना। अब स्टार्ट होता है हीलिंग प्रोसेस। बिफोर डिस्कसिंग दिस स्टेप्स, एक बात आपका जानना जरूरी है, व्हिच इज हीलिंग टेक्स टाइम। कोई भी चीज एक मोमेंट में टूट सकता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना एक प्रोसेस होता है।
जिसमें टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तब हाथ या पैर टूटने में टाइम नहीं लगता, बट वो ठीक होने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन विच मेडिसिन, टाइम, पेशेंट टॉलरेंस, सेल्फ केयर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। इन द सेम वे इमोशनल हीलिंग भी एक प्रोसेस है जिसका कोई डायरेक्ट मेडिसिन तो नहीं है, बट टाइम, पेशेंट टॉलरेंस आर सम ऑफ द की थिंग्स जो कि सेम यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो जिंदगी अभी कलरलेस लग रहा है वही जिंदगी पहले से ज्यादा कलरफुल लगेगा। जितना स्ट्रांग तुम पहले थे, ट्रस्ट मी, भगवान चाहता है कि तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनो। इसीलिए आज तुम लाइफ के इस मोड़ पर हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हीलिंग प्रोसेस। ब्रेकअप के बाद एक्चुअली सिर्फ दो मेजर प्रॉब्लम्स होती है। पहली ओवरथिंकिंग, दूसरी लॉन्लीनेस। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि मुझे तो गिल्ट भी होता है, रिग्रेट भी, इमोशनल ब्रेकडाउन भी, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो ये सब इन्हीं दो कोर इश्यूज के अंडर फॉल कर रहा है, ओवरथिंकिंग एंड लॉन्लीनेस। या तो ब्रेन बार बार पास्ट सिचुएशंस को रिप्ले कर रहा होता है जो ओवरथिंकिंग कहलाता है, या फिर तुम्हारा सिस्टम एक इमोशनल खालीपन फील कर रहा होता है जिससे हम लॉन्लीनेस बोलते हैं। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स लगती है वो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स के सब टाइप्स या बाय प्रोडक्ट्स है। इसीलिए अगर हम ओवरथिंकिंग और लॉन्लीनेस को डीपली समझ लें तो हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं उस पहली मेजर चैलेंज की तरफ, विच इज़ ओवरथिंकिंग, जिसका काम है तुम्हें रात भर जगाए रखना और हर एक सीन को फ्रेम बाय फ्रेम तुम्हारे माइंड में बार बार रिप्ले करना। करंट रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, बट तुम्हारे ब्रेन में जो पास्ट मेमोरी स्टोर्ड है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होती रहेगी, चाहे तुम ना भी चाहो तब भी। ये मेमोरीज विदाउट योर परमिशन एक्टिव हो जाती है और हर बार एक न्यू क्वेश्चन क्रिएट करता है, जिसका दिमाग अपने आप 100 डिफरेंट आंसर्स जनरेट करता रहेगा एंड यू एंटर अ नेवर एंडिंग लूप ऑफ थॉट्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेटर विद अ सिंपल एग्जांपल। सपोज तुम्हारे माइंड में एक थॉट आया, वो अभी क्या कर रही होगी, बस यही से लूप स्टार्ट होता है। शायद वो अभी कॉलेज में हो सकता है उसको कोई और मिल गया हो, उसने तो बोला था कि मेरे बिना जी नहीं सकती, अब उसका डीपी किसी और के लिए होता है, मे बी शी इज ऑलरेडी मूव ऑन एंड द लिस्ट कीप्स गोइंग ऑन। अब तुम्हें समझ आ गया है कि व्हाट एग्जैक्टली ओवरथिंकिंग है, और इसी के अंदर छुपे होता है इमोशनल रिएक्शंस, जो दिखने में अलग अलग प्रॉब्लम्स लगता है लेकिन इनका ओरिजिन एक ही जगह से होता है, तुम्हारा ओवर रिएक्टिव माइंड जो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है विदाउट योर परमिशन। सबसे पहले आता है रिग्रेट। अगर उस दिन वो झगड़ा नहीं हुआ होता तो शायद आज हम एक साथ होते। फिर आता है फियर ऑफ फ्यूचर, क्या मुझे उसकी तरह गुड लुकिंग, इमोशनली मैच्योर और सेम वाइब वाला पार्टनर मिलेगा। फिर एंटर करता है लो सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने आप को नीचा समझना, लगता है शायद उसके लिए मैं नहीं था, मैं उसका स्टैंडर्ड कहीं नहीं। जैसे जैसे ये फीलिंग स्ट्रांग होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर आता है एंगर, जो कभी उस इंसान पे होता है तो कभी खुद पे। उसके बाद होती है जेलिसी, स्पेशली जब तुम देखते हो कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है या किसी और के साथ खुश है। और सबसे इनविजिबल फीलिंग होता है टायर्डनेस, बिना किसी काम के टायर्ड फील करना, लगता है कोई भी काम के लिए एनर्जी ही नहीं बचा है। द रीजन इज हर एक थॉट के लिए तुम्हारा ब्रेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करता है एंड इस फेज में तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा थॉट्स को प्रोड्यूस एंड प्रोसेस करता है कि इसमें तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाता है। और ये सब इतना साइलेंटली एंड नेचुरली होता है कि तुम्हें रियलाइज तब होता है जब तुम ऑलरेडी उस लूप में फंस चुके होते हो। बट सबसे बड़ी बात यह है, दिस फेज विल टीच यू टू फील एवरी इमोशन बट रिएक्ट व्हाट ट्रूली मैटर्स। सोचो कितना पावरफुल चीज़ है ये। तुम अपने इमोशंस का गुलाम नहीं रहोगे, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। तुम एक नया वर्जन की तरह बढ़ चुके हो, एक ऐसा वर्जन जिसे इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि किसको रहना है और किसको नहीं, जो अपने सारे फीलिंग्स को समझता है पर उनके आगे झुकता नहीं। ओवरथिंकिंग में जो थॉट्स आता है उसका काफ़ी सारा टाइप्स होता है। जो ब्रेकअप के बाद आता है दैट इज रोमिनेशन थॉट्स, यानी कि रिपीटेटिव नेगेटिव टाइप्स के विचार दिमाग में बार बार आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है, असल में हमारे ब्रेन में कई तरह इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होता है जो मिलकर ये डिसाइड करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किस चीज पे ध्यान देते हैं। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले जो नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है वो है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी DMN। ये नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब तुम किसी काम में बिजी नहीं होते, जब तुम अकेला बैठे हो, खिड़की के बाहर दिख रहे हो या बस चुपचाप लेटे हो, तब DMN तुम्हारे दिमाग में थॉट्स को जनरेट करता है। और ब्रेकअप के बाद ये और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसीलिए अचानक से तुम्हारे ब्रेन में थॉट्स आने लगता है जैसे अगर मैं उस दिन थोड़ा और समझा पाता तो शायद सब ठीक होता,
काश मैं उस दिन वो बात नहीं कहता। डीएमएन तुम्हें पास्ट के उन मोमेंट्स पे ले जाता है जहां रिग्रेट और ब्लेम छुपा होता है, और ये एक लूप क्रिएट करता है जहां तुम बार बार वही पुरानी बातें सोचने लगते हो। ह्यूमन ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ है कि जब वो खाली होता है या तो वो फ्यूचर को इमेजिन करता है या पास्ट के बारे में सोचता है, लेकिन ब्रेकअप के केस में ज्यादा फोकस रहता है पेन और गिल्ट वाले मेमोरीज पर। तब डीमन तुम्हें बार बार पास्ट में ले जाता है और इमोशनल दर्द एक्यूमुलेट होने लगता है। तब तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल पर असर पड़ता है। ये काम करता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, जो तुम्हारी थिंकिंग, प्लानिंग और एक्शंस को गाइड करता है। जैसे जब तुम कुछ सोचते हो, मुझे अब उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इमोशनल ओवरलोड होने लगता है और दर्द, गिल्ट तुम पर हावी हो जाता है, तब ये सिस्टम वीक पड़ जाता है। तुम्हें पता होता है कि बार बार उसका प्रोफाइल चेक करना टॉक्सिक है, फिर भी तुम कर लेते हो। तुम्हें मालूम होता है कि उसे टेक्स्ट नहीं भेजना चाहिए, पर तुम रोक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क इमोशनल प्रेशर के नीचे कमजोर पड़ जाता है। और जब तुम्हारे दिमाग में गिल्ट और रिग्रेट भर जाता है, तब तुम्हारा कंट्रोल इमोशंस पर कम होने लगता है। तब एक तीसरा नेटवर्क अपना रोल दिखाता है, दैट इज सैलियंस नेटवर्क। इसका काम होता है डिसाइड करना कि तुम्हारे आसपास कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और कोई तुम्हें जोर से आवाज़ देता है, तो तुम्हारा दिमाग उस काम को छोड़ के उस आवाज़ पर ध्यान देगा, क्योंकि सैलियंस नेटवर्क ने डिसाइड किया है कि वो आवाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप के बाद ये नेटवर्क हाइपर एक्टिव हो जाता है और तुम्हारा ध्यान बार बार उसी इंसान से जुड़ी चीज़ों की तरफ ले जाता है। जैसे तुम कुछ और सोच रहे होते हो, पर अचानक दिमाग में आता है उसका लास्ट सीन ऑफ है, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसने मेरी स्टोरी देखी बट रिप्लाई नहीं किया। तुम्हारे ब्रेन बार बार उन्हीं थॉट्स को इंपॉर्टेंस देने लगता है बिना किसी एक्चुअल लॉजिक के, क्योंकि तुम्हारा सैलियंस नेटवर्क अब उन चीज़ों को हाई प्रायोरिटी देने लगा है। तो ओवरऑल बात यही है, ब्रेकअप के बाद डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनएक्सपेक्टेड थॉट्स आने लगता है। सैलियंस नेटवर्क बार बार उसी अनएक्सपेक्टेड पेनफुल थॉट्स को प्रायोरिटी देने लगता है, और इसी दोनों के बीच में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है, जिससे ना हम क्लियरली सोच पाते हैं, ना खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। और जब कभी थोड़ा लॉजिकल सोचने की कोशिश भी करते हैं, साइनियस नेटवर्क फिर से वही अनएक्सपेक्टेड पेनफुल थॉट्स पे कंट्रोल को रीडायरेक्ट कर देता है। अभी हमारे पास ओवर थिंकिंग का पूरा क्लैरिटी है। नॉट ओनली ये क्या है, बल्कि ये भी कि इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। ओवर थिंकिंग को एलिमिनेट करने के लिए मेनली हमें दो नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, सेकेंड इज सैलियंस नेटवर्क। बिकॉज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम लॉजिकली सोच पाएंगे, एंड सैलियंस नेटवर्क अगर डोमिनेट करेगा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क को, तो फिर माइंड का कंट्रोल लॉजिकल थॉट्स से अननेसेसरी थॉट्स पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। देयरफॉर जो नेटवर्क का बैलेंस है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा पहले जैसा, एंड ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये सुनने में जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये करना उतना ही आसान है। पहले उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपको 100% नहीं करना है। पहला, जब तक तुम रिकवर ना हो जाओ, तुम्हें सैड सॉन्ग्स नहीं सुनना है। तुमको सिर्फ हाई पिच वाले सॉन्ग ही सुनना है। जब तुम सैड सॉन्ग सुनते हो तो तुम्हारा सैलियंस नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क को और ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। इससे ब्रेन फालतू का इमेजिनेशन बनाने लगता है। देयरफॉर अभी तुमको सैड सॉन्ग्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है एंड हाई बीट्स वाले सॉन्ग को ही सुनना है। जो भी म्यूजिक ऐप तुम यूज करते हो, उसका हिस्ट्री को रिसेट कर दो एंड हाई बीट्स वाले सॉन्ग्स को सुनना स्टार्ट करो। इससे तुम्हारा वो ऐप सिमिलर टाइप्स के सॉन्ग्स को रिकमेंड करेगा। दूसरा, ऐसा कोई भी चीज जो उस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है उसको टच ही नहीं करना है, जैसे कि फोटोज, गिफ्ट्स या फिर कोई भी डिजिटल और फिजिकल ऑब्जेक्ट। वो सब उठा के डस्टबिन में फेंक दो, डिलीट कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में वो सारा ऑब्जेक्ट्स रहेगा, इससे तुम्हें बार बार पास्ट के मोमेंट्स का याद आएगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट्स को पहले क्लीन कर लो। तीसरा, सोशल मीडिया पे सेकंड पर्सन को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। सेकंड पर्सन को अनफॉलो कर दो, अनफ्रेंड कर दो, क्योंकि जब भी तुम सेकंड पर्सन की प्रोफाइल में जाते हो, तुम्हारा ब्रेन का उस कनेक्शन से जुड़े न्यूरॉन्स एक्टिवेट होता है। तुम्हें लगता है कि तुम बस प्रोफाइल चेक कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग उस पुरानी कनेक्शन को दोबारा फील कर रहा होता है, एंड फिर से तुम उसी लूप में फंस जाते हो। इसीलिए फिर सोशल मीडिया को क्लीन करो। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रिलैक्स करेगा। जो इमोशनल न्यूरॉन्स वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, एंड तुम्हारा ब्रेन नया पॉजिटिव कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा। अब वो चीज जो तुमको करना है, पहला, सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने से पहले 10 मिनट्स का माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो।
इससे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क स्ट्रांग होगा, जो तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस को बेटर कंट्रोल करना सिखाएगा। सिंपल यूट्यूब पर सर्च करो गाइडेड माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एंड सुबह शाम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। दूसरा, खुद को इन्वॉल्व करो फिजिकल एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम और एनीथिंग। अच्छा होगा कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जो तुमने पहले नहीं किया है एंड तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो, तो वो और अच्छा होगा। फिजिकल एक्टिविटीज से ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो तुम्हारा मूड को पीक पे रखेगा एंड ट्रस्ट भी, इसका जो इफेक्ट है वो डे 1 से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा, अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दो। शुरुआत में बिल्कुल मन नहीं करेगा, सब बोरिंग लगेगा, बट खुद को पुश करो। उसी बोरिंग चीज को डेली का डिसिप्लिन बनाओ और तुम्हें लगेगा जैसा पहला जैसा फोकस नहीं बन रहा है, सब बिखर रहा है, पर समझने की कोशिश करो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुमसे वही नहीं जो तुम पहले थे, उससे भी बेहतर चाह रहा है। इसीलिए आज तुम इस मोड़ पर हो। तकलीफ हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। चौथा, हर रोज क्या क्या अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम किस में अच्छे हो, एंड वो रिलेशनशिप को नजरअंदाज करके पास्ट का तुम्हारा क्या अच्छा अच्छा मेमोरीज है उनके बारे में लिखो। डिजिटली नोटपैड में नहीं लिखना है, पेन पेपर से लिखना है अपने हाथों से। इससे तुम्हारा न्यूरॉन जल्दी ट्रेन होने लगेगा। पांचवा, ये एक चिट कोड है। अगर किसी मोमेंट पे हद से ज्यादा बैड फील हो रहा हो, तकलीफ हो रहा है, तो ठंडे पानी से नहा लो। इससे तुम तुरंत फिट हो जाओगे। ये स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, जैसे कि सुबह शाम मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, पेन पेपर जर्नलिंग, फोकस एक्टिविटी एंड कोल्ड शावर, तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क एक्टिव रहेगी एंड इमोशनल पेन का लेवल कम होगा और तुम्हारा फोकस, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तेजी से वापस आएगा। इसी में तुम्हारा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब 20% प्रॉब्लम है लॉनलीनेस का। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो, लॉनलीनेस डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो ब्रेकअप के बाद होता है दैट इज सिचुएशनल लॉनलीनेस, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से अकेला फील करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई सिटी में मूव करना, कॉलेज या स्कूल चेंज करना, या फिर ब्रेकअप होना। इन तीनों एग्जाम्पल्स में अगर तुम फोकस करो तो एक चीज कॉमन है, तुम्हारे लाइफ में से कोई एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है। या तो तुम्हारा अपना शहर, स्कूल या कॉलेज, और एनी पर्सन। इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे लाइफ में से मिसिंग है, उसी को किसी और ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दो जिसमें तुम्हारी हाई इंटरेस्ट हो, और कुछ ही दिनों के अंदर धीरे धीरे वो खालीपन खत्म हो जाएगा। द गुड थिंग इज, इसके लिए तुम्हें कुछ नया नहीं करना है। जो स्टेप्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, बस उसी को फॉलो करना है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, जर्नलिंग, फोकस वर्क एंड कोल्ड शावर। इन सब को फॉलो करने से तुम्हारा लाइफ में जो खालीपन का फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली फिल होने लगेगा एंड ग्रेजुअली तुम रिकवर कर जाओगे। इन हैबिट्स को तुम डेली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो नॉट ओनली इमोशनल रिकवरी, बल्कि एक नई सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होगी। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें तुम अपने पेन से भागोगे नहीं, बल्कि उस पेन को पावर में बदल लोगे। अगर तुम वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हो, इसका मतलब तुम रेडी हो। यू आर टेकिंग योर सेल्फ एज वैल्यूएबल। अपने हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, और इसमें तुम अकेला नहीं हो, मैं हूँ, और तुम्हारे जैसा हजारों लोग हो सकता है यही फील कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताओ कौन सी हैबिट से तुम शुरू करोगे। और अगर तुम्हारे भाई बहन या दोस्त सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। ये वीडियो का पीडीएफ नोट्स के लिए इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर देना हिंट। यू विल गेट दी नोट्स, प्रिंट आउट लेके डेली रिवाइज करो सो दैट कोई भी स्टेप्स भूलो नहीं। At the end, one request from my side, please subscribe the channel. It's completely free to you, but a lot to me.